अस्माकं सकाशात् समुपस्थिताः सन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरस्य संस्कृतसाहित्यविद्याशाखायाः समन्वयक महोदयाः प्रोफेसर रामकुमार शर्मा महोदयानां प्रारंभिकी शिक्षा झारखण्डे पुनश्च दरभंगानगरे सञ्जाता। तदनन्तरं सम्प्रति ते जयपुरपरिसरे एव संस्कृतसाहित्यविद्याशाखायां कार्यरताः सन्ति। महोदयाः संस्कृतसाहित्यस्य लक्षणग्रन्थेषु कृतभूरि परिश्रमाः वर्तन्ते। अतः तेषां शोधकार्यमपि काव्यप्रकाशरसगङ्गाधरयोः तुलनात्मकम् अध्ययनम् इति विषये सञ्जातम्। महोदयैः अनेकेषां काव्यानामपि रचना विहिता, यथा भरतकाव्यं, भरतचरितं, वृक्कयोतुककाव्यं, पुनश्च अनेकासां मौलिककवितानामपि रचना महोदयैः विहिता। महोदयानाम् अद्य वयं हार्दिकं स्वागतं कुर्मः। सर्वप्रथमः मम प्रश्नः वर्तते यत् भवतः बाल्यकालः कथा व्यतीतः, पुनश्च तस्मिन् काले अध्ययनस्य स्वरूपं किम् आसीत्, अध्ययनस्य प्रक्रिया च का आसीत्? इदानीं झारखण्ड प्रदेशस्य हजारीबाग मंडले चपरख नामकः ग्रामः वर्तते। तत्रैव मामकीनं जन्म अभवत्। तत्र ग्रामे एव प्राथमिकीं शिक्षां समाप्तवान् अहं। तदनन्तरं इचाक नगरे, यत् नगरं मम ग्रामात् क्रोशद्वय परिमितं वर्तते, तत्रैव माध्यमिकविद्यालये अहं मैट्रिक परीक्षाम् उत्तीर्णवान्। तो बाल्यकालं यदि वदामि, बाल्यकाल विषये यदि कथयामि तर्हि चपरख ग्रामे एव मदीयः सम्पूर्णः बाल्यकालः 14 वर्षाणि तत्रैव व्यतीतानि। तदानीं माध्यमिकविद्यालयः प्रैवेट् भवति स्म, तत्रैव अध्ययनं जातम्। अध्ययनस्य प्रक्रिया तत्र पुरातनी आसीत्। अध्यापकाः समयेन आगच्छन्ति स्म, अध्यापयन्ति स्म। यदा मैट्रिक परीक्षा समुत्तीर्णा, तदनन्तरं रांची नगरे राजकीय संस्कृत महाविद्यालये प्रवेशं लब्धवान्। तत्र वर्षत्रयं यावत् स्थित्वा शास्त्री परीक्षाम् उत्तीर्णवान्। ततः दरभंगां गतवान्। पठनस्य इदानीन्तनी यथा व्यवस्था विकसिता वर्तते तथा पूर्वं न आसीत्। विद्यालयं प्रति गम्यते एवं उच्यते, यथा पहाड़ा भवति, पहाड़ा गिनती इत्यादि छात्रों को खड़ा कर दिया जाता था। सब बोलते थे, रटते थे। तो 20वीं तक पहाड़ा मुझे आता था, उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। तो ये अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था एक प्रकार से उतनी अच्छी आज जैसी नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। घर से पैदल स्कूल जाना पड़ता था। प्रभात काल में उठ करके मैट्रिक परीक्षा देना है तो गणित के लिए ट्यूशन करने के लिए ट्यूशन टीचर के पास जाना पड़ता था। पुनः आए, भोजन किए, पुनः
फिर स्कूल गए। तो इस प्रकार का माने बाल्यकाल का जीवन रहा। तो जैसे पारंपरिक गुरुकुल आदि होते हैं उसमें आपका अध्ययन नहीं है? हाँ, पारंपरिक गुरुकुल में अध्ययन नहीं हुआ हमारा। तो आपको कुछ अंतर लगता है कि अगर आप गुरुकुल में पढ़े होते तो कुछ अन्य ही जीवन होता, या फिर वैसा कुछ नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरुकुल घर में भी हो सकता है। गुरु यदि मिल जाए तो गुरुकुल घर में ही बन जाता है, अध्ययन से होता है। गुरुकुल में अनेक वर्षों पर रहने पर भी जो स्वयं अध्ययन करना नहीं चाहेगा वो अध्ययन नहीं कर सकता। तो ये कोई फर्क नहीं। और गुरुकुल में जो आचार है वो आचार परिवार में होते थे, और गुरु के साथ जब रहता था, उनके साथ जाता था, आता था, उनके घर में ही रहता था, तो जाते आते अनेक शास्त्रों पर विचार हो जाते थे, गुड़ गुड़ पंक्तियों के अर्थ बतला दिए जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में रहता तो कुछ और कर जाता और वहाँ था तो ये नहीं, क्योंकि पारिवारिक परिवेश जो होता है वो प्रभावित करता है। तो आध्यात्मिक परिवेश बराबर वो बना रहा और अध्यात्म की ओर उन्मुखता बनी रही। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं, मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ा, इस कमी का अनुभव मैं नहीं करता। तो आपके इस जहाँ अभी आप पहुँचे हैं, इस यात्रा में परिवारजनों की आपके क्या भूमिका रही, तथा आप किसे अपने आदर्श के रूप में मानते हैं? आपके रोल मॉडल कौन है? हाँ, जी। परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी, तो अर्थवत्ता का अभाव था। फिर भी वो कृषि पर आधारित थे परिवार, और पिताजी जो थे वो रामचरितमानस का प्रवचन किया करते थे। अच्छा। और श्रीमद् भागवत आदि का प्रवचन ये सब करते थे। तो मेरे बड़े भाई और मंत्रदाता भी हैं वो, तो गुरु भी हमारे हैं, उनका नाम है शिव कुमार शर्मा। तो पिताजी की प्रेरणा से वो राजकीय संस्कृत महाविद्यालय रांची में पढ़ते थे। तो वे घर में आते थे तो संस्कृत के विषय में बतलाया करते थे कि ऐसे वो विद्वान हैं, वैसे वे हैं, ऐसे हैं। मैं बचपन में सुनता था तो मुझे प्रेरणा मिली कि हमें भी संस्कृत पढ़ना चाहिए, और संस्कृत के प्रति मेरी रुचि हो गई। और अध्ययन में उनकी सहायता रही, जो बड़े भाई हैं उनकी सहायता रही, आर्थिक सहायता भी उनकी रही। तो ये तो परिवार से संबद्ध थे। और जब मैं दरभंगा गया तो दरभंगा में अनेक विद्वानों से संपर्क हुआ, जिनमें तत्कालीन थे काशीनाथ मिश्र, जो बड़े विद्वान साहित्य के थे, वे विभागाध्यक्ष थे। और उदयकांत झा जी थे, जिनके निर्देशन में मेरी पीएचडी हुई। और एक महिला हैं अभी भी जो सेवानिवृत्त हुई हैं, उनका नाम है मीना कुमारी। तो ये थी। और बड़े बड़े विद्वान थे, रामचंद्र मिश्र थे जो कविता लिखते थे, और अनेक टीकाओं को उन्होंने लिखा। मीना कुमारी जो हैं उनके पिता थे कुलानंद मिश्र। तो कुलानंद मिश्र
उस समय के सबसे वरिष्ठ अच्छे विद्वान माने जाते थे दर्शन शास्त्र के और अन्य शास्त्रों में। लेकिन मेरे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया, जो मैंने अनुभव किया कि अब मैं वो नहीं, तो एक आध्यात्मिकता के आलोक में और वैदुष्य के आलोक में, आचरण के आलोक में जिनका छाप मुझ पर है और जिन्हें सबसे बढ़कर रोल मॉडल जिनको मैं मानता हूँ, जिनका मैं चिंतन बराबर करता हूँ, सोने के समय जगने पर जिनके चरणों का मैं ध्यान करता हूँ, वे हैं श्री रंगेश्वर नाथ मिश्र। इनका जन्म बिहार प्रांत में औरंगाबाद जिला है, उसी में करहरी गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उन्हीं के पूर्वज एक हुए थे गंगाधर शास्त्री, वो दूसरे थे, वो ज्योतिषी थे। तो ग्वालियर से उनको, ग्वालियर के राज खानदान से उन्हें मिला था, जागीर मिली थी। तो मथुरा में, आगरा में, तो आगरा में जैसा इतिहास बताते हैं कि आगरा में एक कॉलेज खुला तंत्र पढ़ाने के लिए, तंत्र शास्त्र को। तो बाद में वही फिर आगरा कॉलेज हुआ और आदि विश्वविद्यालय आदि हुए, कुछ ये हुए। तो रंगेश्वर नाथ मिश्र जी जो थे वे ही हमारे गुरु हैं और वे ही आदर्श हैं इस लोक के और परलोक के। मेरे आदर्श वो ये हैं। ऐसे तो सारे आदर्श हैं। अब एक मैंने कविता बनाई थी सीता स्तुति करके, तो रामचंद्र मिश्र जी को छापने के लिए वो दिया गया। तो रामचंद्र मिश्र जी एक बार मेरे गुरुजी के पास आए, दरभंगा में ही था। तो उस समय वो कहे आपके यहाँ जो विद्यार्थी है उसको बुलाइए। तो प्रणाम किया, तो माथा पकड़ लिया और कहा केस उखाड़ देंगे। तो हमने कहा कि क्या कर रहे हैं? तो कहे आशीर्वाद देने आया कि कविता आपकी अच्छी लगी हमको। तो इस प्रकार से अनेक मनीषियों का योगदान रहा और शैक्षणिक क्षेत्र में, माने जीविका के क्षेत्र में ये 3 व्यक्तियों को स्मरण करता हूँ। रामकरण शर्मा एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, प्रियदर्शी ठाकुर और आद्याचरण झा जी, यही थे। इन्हीं के माध्यम से लगमा में मेरी नियुक्ति ये हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि रोल मॉडल अनेक हैं, लेकिन उसमें से विशेष एक जिसका छाप पड़ता है तो वो रंगेश्वर नाथ मिश्र। भवता यत् शास्त्राध्ययनं विहितं तर्हि शास्त्राध्ययनस्य स्वरूपे भवतः कः विचारः वर्तते? पुनश्च अद्यत्वे छात्रैः शास्त्राध्ययनं कथं कर्तव्यं? तत् कृपया एतद्विषये भवान् किं चिन्तयति? संस्कृत शास्त्राध्ययनं यदि कर्तव्यं तर्हि शास्त्रस्य मूलभूताः ये ग्रन्थाः सन्ति तेषाम् अध्ययनं कर्तव्यं, प्रतिपङ्क्ति अध्ययनं कर्तव्यम्। इदानीम् एका प्रक्रिया प्रचलिता वर्तते यत् विषयः तत्र कः वर्तते प्रतिपादितः, विषयः एव तत्र ज्ञातव्यः, भाषा बद्धः यः विषयः स बन्धनात् निष्कासनीयः और स विषयः बोधनीयः। तत्र पंक्ति विचारः इदानीं तथा न भवति, यद्यपि गुरुकुलादौ तु भवति। अतः मूलभूतः यः ग्रन्थः
स ग्रंथः प्रतिपंक्ति अध्येयः। एतेन किं भवति, अनेकेषाम् आचार्याणां ये ग्रंथाः सन्ति तत्र भिन्ना भिन्ना रीतयः भवन्ति। संस्कृत भाषायाः एव विराट स्वरूपम, संस्कृत भाषायाः विराट स्वरूपम तत्र ज्ञायते। अतः शास्त्रे प्रवेष्टु कामेन छात्रेण गुरुः यः तथा वर्तते स शरणीकरणीयः। तं प्रति प्रगाढ़ा श्रद्धा तस्य भवेत्। शास्त्रकाराः वदन्ति यत् गुरुः पांचभौतिकं शरीरं नास्ति। पांचभौतिक शरीरे चैतन्यं यत् वर्तते तदेव गुरुः वर्तते। किं बहुना चैतन्यम एव शरीर रूपेण वस्तुतः अभिव्यक्तम वर्तते। चैतन्यस्येव दशा अस्ति शरीरमपि। तो श्रद्धा तो अपेक्षिता। श्रद्धया तथाविधस्य गुरोः समीपे उपवेशनेपि अनेके शास्त्रग्रन्थयः शिथिलाः भवन्ति, स्वयं शङ्काः अपगताः भवन्ति। अतः एतदेव मत्पक्षतः वक्तुं शक्यते यत् शास्त्राध्ययनं यदि कर्तव्यं तर्हि प्रतिशब्दं पंक्ति कर्तव्यम् और गुरोः मुखात् श्रोतव्यम्। उच्चारण गुरुः उच्चारयेत् शास्त्रपंक्तिः, छात्रः शृणुयात्। यद्यपि छात्रः समर्थः स्वयमेव उच्चारयितुं, किन्तु एषा एव पद्धतिः भारतीया वर्तते। अतः शास्त्रे प्रवेशः एवमेव कर्तव्यः। एतावदेव इदानीं वक्तुं शक्यते। तर्हि भवतः कस्मिन् शास्त्रे रुचिः सर्वाधिका अस्ति? पुनश्च साहित्यशास्त्रे भवान् कदा आगतः यत् इदं साहित्यशास्त्रं मया पठितव्यम्? एतत् निश्चयः कदा जातः? वस्तुतः क्वचित् भ्रान्तिः वर्तते यत् अहं व्याकरणस्य छात्रः, किन्तु कक्षायां कुत्रापि मया व्याकरणं नाधीतं। व्याकरणस्य कश्चन उपाधिः अपि मम पार्श्वे नास्ति। अहं साहित्ये एव प्रवेशं शास्त्रीकक्षायां लब्धवान्। साहित्यग्रन्थाः एव कक्षातः शास्त्रीतः आरभ्य आचार्यपर्यन्तम् अधीताः। तो मम गुरवः ये रंगेश्वरनाथमिश्राः आसन् ते वैयाकरणाः, साहित्यिकाः, वेदान्तिनः, आयुर्वेदविदश्चासन्। तेषां सकाशात् व्याकरणस्य ग्रन्थाः मया अधीताः। सिद्धान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा, शब्देन्दुशेखरः इति वर्तते। तो तेषां मुखात् महाभाष्यम् अपि तेषां मुखात् एव अधीतम्। अतः व्याकरणसाहित्ययोः तो वस्तुतः अपूर्वः समागमः मम जीवने अस्ति। तो एतत्तु अस्ति व्याकरणं साधनं वर्तते, किन्तु अध्यात्मशास्त्रेषु मामकीना रुचिः प्रगाढ़ा वर्तते। तत्रापि कश्मीर प्रसिद्धः यः शैवागमः तदीयः यः सिद्धान्तः
स सिद्धान्तः मह्यम अतीव रोचते, किंतु साहित्यम एव मम अंगी वर्तते। अंगतया अन्यानि शास्त्राणि तत्र अधीतानि सन्ति। मया अनुभूतं यत् साहित्यस्य ये ग्रन्थाः सन्ति ते यदा अधीयन्ते सम्यक्, तदा तु व्याकरणादिशास्त्रेषु ये विचाराः नागेशभट्टप्रभृतिभिः कृताः ते स्वयमेव अवगताः भवन्ति। यतो हि नागेशभट्टः अपि साहित्य ग्रन्थान् अधीत्य वैयाकरण सिद्धांत मंजूषादि ग्रंथान् प्रणिनाय, अतः तत्र प्रभावः वर्तते। हाँ। तर्हि शैवागम सिद्धान्तः मह्यम रोचते। स एव सिद्धान्तः काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तेषु अपि रसस्वरूपादि निर्णयेष्वपि सम्यक् उपयुज्यते। अतः वक्तुं शक्यते यत् साहित्यम् अंगी अस्ति। भवतः ये गुरवः आसन् शिक्षाकाले, तेषां विषये पुनश्च तेषां भवतः जीवने का भूमिका आसीत् अस्ति च तस्य विषयेपि किमपि बोधयतु। रांची नगरे राजकीय संस्कृत महाविद्यालये यदा अहम् अधीयानः आसम्, तदा तत्र पुराणविषये एके आचार्याः आसन्, श्री महेश शर्माणः। तेषां मयि स्नेहः अधिकः आसीत्। ते उक्तवन्तः यत् भवान् दर्भंगां प्रति गच्छतु, तत्र विद्वांसः अनेके सन्ति। श्रीमद्भि रामकरण शर्मा महोदयैः यावन्तः सेवानिवृत्ताः आचार्याः सन्ति, ते तत्र आहूताः सन्ति। तत्रैव सम्यक् शास्त्राणाम् अध्ययनं भविष्यति। तो ते एवं मां प्रेरितवन्तः। तत्पश्चात् अहं दर्भंगां गतवान्। तदानीमेव तत्रैव निवसन्ति स्म एते रंगेश्वरनाथ मिश्र महोदयाः गुरवः तत्र निवसन्ति स्म। ते माम् उक्तवन्तः, अत्र कुत्र स्थित्वा पठितुम् इच्छसि? तत्र कोटिरूप्यक निर्मितानि भवनानि सन्ति, तत्र स्थातुम् इष्यते त्वया, अथवा सामान्य व्ययेन निर्मितं यद् गृहं वर्तते तत्र स्थित्वा। तो तदा मया उक्तं यत्र भवान् स्थास्यति तर्हि तैः उक्तं तो अत्रैव तर्हि भवतु। तत्र भव्य भवने वासः अर्थात् छात्रावासः आसीत्। तो छात्रावासे मया न इष्टः आवासः, अतः तत्रैव स्थितवान्। अतः तेषां सान्निध्यं तदानीं तत्र जातम्। रांची संस्कृत महाविद्यालये एकदा रामकरण शर्माणः आगताः। ते छात्रान् उद्बोधितवन्तः। तदा एकम् अनुवादं पृष्टवन्तः। नरः गच्छन्ति इति शुद्धम् अस्ति अथवा अशुद्धम् अस्ति? तो सर्वे उक्तं कि अशुद्धम् अस्ति, मया उक्तं शुद्धम् अस्ति। तदनन्तरं ते तत्र महाविद्यालये मम प्रचारं कृतवन्तः। एकः एव छात्रः भवतः महाविद्यालये योग्यः अस्ति। तो रामकरण शर्मतः
प्रेरणा मया प्राप्ता कि कथम संस्कृतं वक्तव्यं, सरलं शुद्धं च कथम सरलतया कथम वक्तव्यं। तदा एका शक्ति जागृता यत् अहमपि एवं वक्तुं शक्नोमि। तो एते सर्वे तत्र गुरवः आसन्। तत्र मीना कुमारी महाभागायाः वर्तते भूमिका अस्ति कि लगमानगरे यत् मम अभवत् तस्य कृते तस्य कृते आवेदनं यदा दातव्यम् आसीत्, तो आवेदनस्य कालः तया एव सूचितः। तदानीं सूचनायाः उपकरणं न आसीत्। तो एकः छात्रः प्रेषितः झारखण्डे, यत्र अहं ग्रामे आसम्। तदा पुनः मया तत्र गतं, पुनः आवेदनं कृतं, तदनन्तरं जातं। तो एवं सेवायां यदा अहम् आगच्छं, सर्वकारीयसेवायां, तदानीं तासां योगः वर्तते। ताः इदानीमपि स्मर्यन्ते। विद्यावारिधिः तो उदयकान्त जातः। पुनश्च डिलिट् यद् भवति विद्यावाचस्पतिः इति उपाधिः श्रीमतीभ्यः मीना कुमारी महाभागाभ्यः एव अधिगतः। तो एवं एषां भूमिका वर्तते। तत्र एवं अन्येपि बहवः विद्वांसः आसन्। यत्र अहं निवसामि स्म तत्रैव अर्जुनझा महाभागाः आसन्। तेषां वैशिष्ट्यम् आसीत् यत् भागवतपुराणादयः अनेके ग्रन्थाः व्याकरणादयः तत्र कण्ठस्थाः आसन्। अतः सायङ्काले ते प्रतिदिनं प्रवचनं कुर्वन्ति स्म। अतः तन्मुखेभ्यः स्रावं बहवः विषयाः तत्र स्वयमेव आगताः। अतः यादृक् वातावरणं तत्र अनुभूतं मया, तादृक् वातावरणं पश्चात् पुनः नानुभूतम्। यदा आचार्यपरीक्षाम् उत्तीर्णवान् तदा मदीया नियुक्तिः जाता। रहीमपुर खगड़िया मंडले अस्ति रहीमपुर नामकः ग्रामः। तत्र एकः संस्कृत महाविद्यालयः वर्तते। तस्मिन्नेव सर्वप्रथमं नियुक्तिः जाता। तदानीं 700 रूप्यकाणि लभ्यन्ते स्म। तदनन्तरं पुनः सा सेवा समाप्ता। तदनन्तरम् अनेकत्र मन्ये 10 वर्षाणि यावत् निःशुल्कम् अनेकासु संस्थासु अध्यापितवान्। क्वचित् व्याकरणमेव अध्यापितवान्, क्वचित् साहित्यम् आदि अध्यापितवान्। तस्मिन् प्रसङ्गे अनेके विद्वांसः आयाताः। अधिकं किं वक्तुं शक्यते, यतोहि प्रत्येकं जनस्य एकं जीवनं यद् भवति तत् महाभारतं भवति अथवा रामायणं भवति। भवतस्तु प्रायः रामायणमेव, यत्र नायकोऽपि रामः एव। यद् भवतु। अस्तु, भवतः आजीविकायाः कालः कीदृशः आसीत्? श्रूयते यत् प्रथमं भवान् निःशुल्कं पाठितवान्, तदनन्तरं बहुकालानन्तरं नियुक्तिः जाता। तर्हि आजीविकाकालः कीदृशः भवतः आसीत्? पुनश्च अद्यत्वे वर्तमानकाले ये छात्राणां यत्र आजीविका परम् एव अध्ययनं जायते, तस्मिन् विषये भवतः कः विचारः? तदानीम् एवम् आसीत्। आजीविका तु उद्देश्यभूता आसीत्। तां विना तु अर्थं विना तु सर्वम् अनर्थं भवति।
किंतु जीविका लाभे मया अनुभूतम यत् स्वयमेव कश्चित् अभिमन्युः भवति। तत्र अनेके चक्रव्यूहाः सन्ति। ते चक्रव्यूहाः भेतव्याः भवन्ति। शास्त्रज्ञानम् एव तत्र अपेक्षितं न भवति, अन्यत् अपि भवति, किन्तु एतद् वर्तते यत् यस्य पार्श्वे स्वविषयस्य ज्ञानं प्रगाढं भवति तस्य कृते क्वचिदपि नूनमेव क्षेत्रं, समुचितं क्षेत्रं स्वयमेव उद्घटितं भवति। तो जीविका काले एवं भवति कदाचित् प्रतिकूलता कदाचित् अनुकूलता। तो यहं मन्ये एकं भाग्यमपि भवति, प्रारब्धमपि भवति। तो यस्य प्रारब्धं यत्र भवति तत्र तत्तं नयत्येव। तो इदानीं ये छात्राः सन्ति तेपि जीविकार्थम् अधीयते इति तु अस्त्येव, किन्तु शास्त्राणि अपि अधीयते। इदानीमपि शास्त्राणि बहवः अधीयते। कई बार गुरुजी परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। आपने भी निश्चित ही अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया होगा। उस समय आप मानसिक तनाव का सामना किस प्रकार से किया करते थे, तथा साथ ही में आपका अभी इतना नाम है, सभी लोग आपका आदर करते हैं, इतना सब होने पर भी आप इतना विनम्र कैसे रह पाते हैं? ये विनम्र मैं बना कर नहीं रहता हूँ, ये सबका स्वभाव है जी। तो ये हमारी बनावट ही ऐसे ही है, स्वभाव यही है। और जो है कुछ वही आध्यात्म चिंतन जब तब कुछ तो करता हूँ, ये करता ही हूँ, ये सब तो कहने की वस्तुएं नहीं है जी। और ये बातें समझ में हमें आती हैं। और अनेक बार ऐसी घटनाएं आती हैं जो लगता है कि जो एहसास कराती रहती हैं कि हैसियत जो है हमारी क्या है। जैसे अब आधुनिक युग में YouTube आदि देखता हूँ, ये सब देखता हूँ, तो देखता हूँ कि पृथ्वी की क्या स्थिति है, हैसियत है पूरे ये सौरमंडल में, कितनी बड़ी है। फिर सौरमंडल की क्या स्थिति है, फिर एक गैलेक्सी की क्या स्थिति है। तो इसमें झुकना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है और जानबूझकर नहीं, वो स्वभाव होता है। तो वो मेरा जो है ये स्वभाव है। और आग में जो जलता है उसको आग क्या बिगाड़ेगी। तो कोई तनाव हो, कोई ये हो, तनाव तो होता ही है, प्रत्येक दिन तनाव होते हैं, ये होते हैं, तो वो समय पर आते हैं जाते हैं। और तनाव को मैं किस प्रकार सहूँ, ये कोई मैं योजना नहीं बनाता, और कोई भी योजना बना करके उसका सहन नहीं कर सकता। वो स्वयं सहन उसका वो हो जाता है। जी गुरुजी। और गुरुजी, आपके विवाह के पश्चात माता जी का, आपके जो संतान हुए हैं, पुत्र पुत्रियां, उनका आपके जीवन में किस प्रकार से योगदान रहा है? हाँ, तो विवाह तो मेरा बहुत पहले हो गया जी। और विवाह के समय ये थी 14 साल की, 13-14 साल की। तो उसी समय विवाह हो गया और विवाह के बाद कुछ उन्नति के द्वार
अधिक खुले, ये रहा। और इस संसार में कुछ मिला या न मिला, या जो हुआ सब मिलता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन हमारा वो अपनी दृष्टि से हमारा वो सर्वोत्तम है। हाँ, उसमें कभी भी कोई वैशा वैमनस्य आदि जो होता है ना, एक पूरब एक पश्चिम, तो वो स्थिति नहीं हुई, जिसके कारण हमें चिंता नहीं रहती थी। और जैसे आजकल होता है कि विवाह हुआ तो अब उनकी आवश्यकता जो है पत्नी की, उसको आवश्यकता को पूरा करना है, ये लाओ ऐसे करो ऐसे करो, तो उसमें जब लग जाएगा लोग तो पढ़ लिख नहीं पाएगा, अपने क्षेत्र से वो भटक जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां कभी वो नहीं हुई। 10 वर्षों तक तो मैं इधर उधर ही घूमता था, घूम घाम कर जाता था, लेकिन इधर जो है कोई उस प्रकार की याचना नहीं हुई। वो कभी बड़े भाई थे वहाँ रहती थी, और वहाँ अपने पिता के यहाँ रहती थी। तो इस प्रकार से ये है। तो ये सब पढ़ने लिखने इस सब में लगे रहने में योगदान तो है ही कि हमें घर की कोई चिंता नहीं है। गरली में था तो गरली में इधर उधर वाले लोग कहते थे, मजाक में भी कोई अध्यापक ही, कि सारा काम तो वही कर लेती हैं, तो ये जो है क्या करेंगे। हाँ। यही सब ये सब करेंगे। तो इस प्रकार से यह है कि दाम्पत्य जीवन जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये पुण्य से प्राप्त होता है कि जो समीचीन हो, अच्छा हो। और जो बच्चे हैं तो वो सब हैं ही, तो वो सब भी कोई वैसा नहीं। ऐसे अब आधुनिक युग का प्रभाव तो होता है, तो प्रभाव को झेलना पड़ता है। और मैंने एक थोड़ा ये किया था कि कोई धार्मिक ग्रंथ बचपन से ही लगा दिया कि एक अध्याय इसको खाली पढ़ के सुना दो हमें, समझो या मत समझो। तो इस दृष्टि से ये हुआ कि किसी को पूरा महाभारत पूरे पढ़ लिया सब, तो कोई रामायण पढ़ लिया, ये कर लिया। तो इस तरह से ये सब करते चलने के चलते परिवार की ओर से कोई हमें ये परेशानी वो नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। भवान् एकः कविरपि वर्तते, अतः काव्यविषये एव एकः प्रश्नः अस्ति यत् अस्मादृशाः ये नूतनाः सन्ति, तर्हि अस्माभिः काव्यरचनायाः प्रारम्भः कथं कर्तव्यः, पुनश्च काव्यरचनायां किं ज्ञानं, पूर्वज्ञानं तु आवश्यकमेव, तर्हि के बिन्दवः सन्ति यैः अस्माभिः ध्यातव्याः काव्यरचना विषये। वस्तुतः काव्यम तो स्वयं आयाति, किंतु प्रतिभा यदि वर्तते तो प्रतिभा स्वयमेव प्रकटिता भवति, किंतु प्राकट्याय वातावरणम अपेक्षितं भवति। तर्हि एवं आसीत् कि मदीया माता आसीत्, सा कथां चिंतयति स्म स्वयमेव, कि मैंने एक कहानी ऐसी सोची है, कोई लिख दो। तो कोई होते थे लिख देते थे, तो वो पैसे लेते थे। ऐसे ही मैंने शौक था। तो एवं आसीत्, तो कथं करणीयं तो इति कल्पनायाः बीजं यत् वर्तते तत्र आसीत्। एवं मम ज्येष्ठ भ्रातरः हिंदी भाषायां सम्यक् कवितां कुर्वन्ति, तैः अनेके ग्रन्थाः अपि लिखिताः सन्ति, किन्तु तत्र एकं प्रारब्धं भवति, तथा तत्र तेषां प्रसारः न अभवत्, किन्तु स्वान्तः सुखाय इदानीमपि लिखन्ति अनेकेषु छन्दःसु।
ते लिखन्ति फेसबुक मध्ये अथवा अन्यत्र आगच्छति, क्वचित् सम्मानः अपि लभ्यते तैः। तो एवं कवितायाः तत्र बीजं तत्रापि अस्ति। तो प्रेरणा तो आसीत् कि मयापि किमपि लेखनीयम्, अतः मया संस्कृते लेखने प्रवृत्तं। मया विचारितं, मया यत् दृष्टम् अनुभूतं, शास्त्रीकक्षायां वर्षत्रयं यावत् पाठ्यक्रमे निर्धारिताः यावन्तः ग्रन्थाः आसन् ते ग्रन्थाः मया अधीताः। तेषाम् अध्ययनात् अनन्तरम् एवं श्लोकः कर्तुं शक्यते इति मया अनुभूतम्। पूर्वं तत्र अहं सूत्रं किं भवति इत्यपि न जानामि स्म, किन्तु तत्र श्लोकनिर्माणे प्रवृत्तिः अभवत्। तदनन्तरं श्लोकाः अनेके लिखिताः, क्रमेण तत्र परिष्कारः भवति। तो अनेकासु पत्रिकासु ते श्लोकाः, तानि पद्यानि प्रकाशितानि सन्ति। एवं विचारितं लगमायाम् आसं यदा, तदा सैकिल् माध्यमेन 5 क्रोश परिमितं गच्छामि स्म। तो सैकिल् याने उपविष्टः एव किमपि चिन्तयामि स्म। तो एकः श्लोकः प्रतिदिनं निर्मीयते, तदनन्तरं स एव श्लोकः, तेषां श्लोकानां समूहः एव भारतचरितं काव्यं मदीयं जातं। तो एवं काव्यकरणाय किमपि चिन्तनीयं, किन्तु काव्यकरणात् प्राक् काव्यं पठनीयं। मम्मटेन यदुक्तं यत् महाकविसम्बन्धिनां काव्यानाम् अध्ययनं कर्तव्यं, तदा तत्र दृष्टिः आयाति कथं करणीयं। शब्दकोशस्य वृद्धिः भवति। तर्हि काव्यकरणाय काव्यं पूर्वम् अध्येतव्यं। मया एतदेव अनुभूतं। शिक्षातः कथं काव्यं भवति इति तु मया नानुभूतम्, अतः एतत्तु वक्तुं न शक्यते। तो यत् कर्तुं इष्यते, नाटकं लेखितुं यदि इष्यते, काव्यं लेखितुं इष्यते, तर्हि तत्र प्राक्तनाः ये ग्रन्थाः सन्ति ते अध्ययनीयाः। आखिरी में गुरुजी ये पूछना चाहूँगी कि आपको अपने छात्रों को देखकर कैसा अनुभव होता है? अपने छात्र संपदा को देखकर आपको क्या महसूस होता है? आपने यहाँ प्रश्न किया है तो लगाया है अपने जी। और छात्र संपद के बाद संपद शब्द का प्रयोग किया है। हाँ। तो असल ये आर्थिक युग है तो सबको धन के रूप में हम समझते हैं, लेकिन छात्र धन क्या होंगे? छात्र तो गुरु के स्वरूप होते हैं। और हमारे पास जो भी छात्र आए, आप हैं और सब भी जो हैं, तो इनमें मैंने अनुभव किया कि इनमें छात्रत्व भी तो है ही, शिष्यत्व तो है ही, साथ साथ गुरुत्व भी है। इसलिए कि अध्ययन अध्यापन के क्रम में कुछ ऐसी बात वो कह जाते हैं जिस पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो वो पढ़ा देते हैं। तो प्रबुद्ध छात्र जो होते हैं वो गुरु को भी पढ़ाते हैं, और गुरु तो खैर उनसे आयु में ये सब में थोड़ा आगे होता है, लेकिन तो छात्र संपत्ति नहीं हो करके एक गुरु में अपने स्वरूप की झलक आती है। तो इसलिए संपद न कह करके
वो एक आत्मस्वरूप ही होते हैं, आत्म प्रतिबिंब ही ये होते हैं। और अपना एक लगाया तो इसमें ये होता है कि अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें प्रत्येक छात्र प्रत्येक अध्यापकों से पढ़ता है, गुरुओं से पढ़ता है, तो वो केवल अपनत्व उसमें वो नहीं कह सकता कि ये हमारे ही हैं, हमारे भी हैं। अब छात्र पर निर्भर है कि छात्र किससे अभी बने जो है, किससे वो अधिक प्रभावित है। और ये मैंने अनुभव करने का ये प्रयास भी नहीं किया, और ये भी कि मेरी छवि छात्रों के प्रति कैसी है, लेकिन छात्रों की छवि तो हमारे प्रति रहती है। अपना हम तो अनुभव ये जो है सो कर सकते हैं। तो छात्र तो प्रारंभ से जब से पढ़ाना शुरू किया, जब 1983 में से पढ़ाना मैंने प्रारंभ किया है, तो रहीमपुर में था, तो वहाँ के छात्र आते थे, पढ़ते लिखते थे कुछ। उनमें से एक हैं अमलेश वर्मा, जो अभी हमारे 2-4 साल बाद वो भी रिटायर्ड करेंगे, मतलब। तो वो पटना में हैं, और लगमा में भी रहा। तो छात्र वहाँ आए और सब अनेक प्रकार की हवाएं चलती थी, लेकिन वे हवाएं हमें प्रभावित नहीं करती थी। मैं समय पर आता था, अपना जो आया उसको पढ़ा दिया, तो उसमें भी उन लोगों को पढ़ाया। अब क्या मेरा प्रभाव पड़ा ये स्वयं मैं भी नहीं बता सकता उसको। पुनः उसके बाद गरली में रहने का अवसर मिला, ये हुआ। लेकिन जयपुर आने के बाद जो वस्तुतः अध्ययन अध्यापन का रस होता है, ये इसकी अनुभूति जो यहाँ पर जो हुई, ये अपूर्व थी। और अपूर्व ये जो है सो है, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना तो उभयनिष्ठ क्रिया है। मतलब ये है, ये नहीं है कि मुझ में कोई कि पत्थर को मैं पढ़ा दूं और बना दूं, उसको चेतन बना दूं, या राम जैसा उसे कोई दिव्य कन्या बना दूं। तो वो स्वयं पढ़ते हैं, तो स्वयं पढ़ते हैं, इसमें इसी से दोनों का संबंध जो है सो ये हो जाता है। तो जयपुर आया, और सब भी बहुत बड़े कुछ छात्र हैं, जिन छात्रों में हम अपनी छवि देख सकते हैं। उस सुबंधु ने लिखा है कि आपका स्वरूप कैसा है आप स्वयं नहीं देख सकते। आँख चाहे कि मैं कैसी हूँ, तो उसको दर्पण की ज़रूरत होगी, दर्पण ही बताएगा कि वो कैसा है। तो छात्रों के बिना तो अपने स्वरूप का प्रकाशन होता ही नहीं है। तो छात्र जो हैं वे हमारे प्रकाशक हैं, हमें वो प्रकाशित करते हैं। हाँ, वो और विद्या एक प्रकार की देवी संपदा है, तो देवी संपदा भी है, संपदा भी आपने कहा तो वो भी ठीक है। गुरुजी, जयपुर परिसर की आपने बात करी, तो जयपुर परिसर में आप जितने ये 15-16 साल रहे हैं, यह आपका अनुभव किस प्रकार का रहा है, तथा आपके साथ जो सहकर्मी रहे हैं उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ा है? और हमारा क्या प्रभाव पड़ा मैं नहीं बता सकता जी। लेकिन हम पर प्रभाव तो पड़ता ही है। हम पर प्रभाव ये पड़ता है।
तो अनेक हैं प्राध्यापक जिनका चरित्र अनुकरणीय है, जी येषां चरितम अनुकरणीयम। तो अनुकरणीय चरिताः अत्र प्राध्यापकाः सन्ति। एवं अत्रत्याः समे प्राध्यापकाः ये सन्ति, तो प्रायेण मया अनुभूतं यत् स्वकर्मणि ते रताः सन्ति, अकारणं तथा न कुर्वन्ति यत् अन्यस्य अहितं यथा भवेत्, यथा अन्यत्र क्वचन अनुभूयते यत् किमपि न कर्तव्यं किन्तु उपविश्य अन्येषां निंदा एव कर्तव्या, एवं कर्तव्यम एवं कर्तव्यम, तथा विधम अत्र नास्ति। छात्रपक्षतः तत्र मधुरः एव अनुभवः वर्तते, किन्तु समुद्रात् विषमपि निःसृतं। कश्चन कौचन केचन वा छात्राः तथा आसन् भवेयुः, ते प्रतिकूलतया अनुभूताः, किन्तु पश्चात् तेपि अनुकूलत्वं प्राप्तवन्तः। संक्षेपेण वक्तुं शक्यते, जयपुर परिसरः मह्यं सर्वाधिकं रोचते। जयपुर परिसरः मामकीनः आदर्शः दर्पणः वर्तते, यः मां प्रकाशितवान् प्रकाशयति च। गरली परिसरे मां प्रायेण कश्चित् न जानाति स्म। पूर्वमपि जानातु कश्चित्, कः जानाति किं न जानाति इति अहं न जाने, यतो हि प्रायेण अहं स्वस्मिन् एव तिष्ठामि। तत्र कश्चन गर्वः अहङ्कारः वा नास्ति, मदीयः एषः स्वभावः वर्तते। तत् मने अकारणं कञ्चित् प्रति न ब्रवीमि। एषा अस्मिन् युगे न्यूनता अपि वर्तते, यतो हि भगवतः रामस्य स्वभावः वर्तते, स पूर्ववादी भवति कि कश्चित् दृश्यते कीदृशः असि, कुशलं तु वर्तते, तो पूर्वं एवं प्रष्टव्यः जनः, तेन भवति कि अरे पूर्वं मां पृष्टवान्। तो एष गुणः मयि नास्ति, एष गुणः मयि नास्ति। तर्हि भवत्या जयपुर परिसर विषये, तत्रत्य प्राध्यापक विषये अहं पृष्टः, मया यदनुभूतं यश्चानुभूयते तत्प्रकटीकृतम्। गुरुजी, आपका जो यह जीवन है वह हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, तथा जो ये आप सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, जो हम सभी के लिए अनुकरणीय है कि हम हमारे जीवन में भी शास्त्र ज्ञान तथा यह आचरण कैसे उतारें। अतः हम सभी आपके छात्र प्रयास भी करेंगे कि किस तरह से हम आपके जीवन का कुछ भी अंश अपने जीवन में उतार सकें। अब अंतिम एक अंश कुछ देर का है, तो रैपिड फायर राउंड वर्तते। अत्र अहं प्रश्नं पृच्छामि, उत्तराणि च सद्यः एव दातव्यानि सन्ति। अस्तु, तर्हि अहं प्रारभे। काव्यस्य षट् सम्प्रदायेषु कः सम्प्रदायः भवते सर्वाधिकः समीचीनः प्रतिभाति?
रस संप्रदाय। किम दर्शनम भवतः सर्वाधिकम अनुसर्यते? शैवागम। भवतः प्रियतमं पुस्तकं किमस्ति? रामचरितमानसं। तत्र संस्कृते के कस्यामपि भाषायां? हाँ, तो रामचरितमानसम्। अवगमने कठिनतमं पुस्तकं किम् आसीत्? तत्र न्यायस्य, नव्यन्यायस्य पुस्तकानि एव। भवतः प्रियतमः लेखकः कः? कालिदासः। प्रभावी आधुनिकः लेखकः? रेवा प्रसाद द्विवेदी। अधुना अहं द्वौ शब्दौ वदामि, तयोः कतरः भवते रोचते एतद् वक्तव्यं। पाठनं वा लेखनं वा? पाठनं। साहित्यं वा दर्शनं वा? साहित्यं। गद्यं वा पद्यं वा? पद्यं। रामायणं वा महाभारतं वा? रामायणम्। अस्तु, अहं केषाञ्चन नामानि वदामि। यदि कदाचित् मार्गे एते जनाः भवन्तं मिलन्ति तर्हि भवान् एतान् किं प्रश्नं प्रक्ष्यति? वाल्मीकिः, महाकवि वाल्मीकिः। उत्तरकाण्डं भवतैव प्रणीतं। कालिदासः। मेघदूते यक्षः विरही अथवा भवान्। वाह, आनंदवर्धनः। कोऽयं नवीनः ध्वनिप्रपञ्चः। नूनम् अभिनवगुप्तः। अहं भवादृशः कथं भवितुं शक्नोमि। किं पुस्तकं सर्वैरपि संस्कृतछात्रैः अनिवार्यतया पठनीयमेव? रामायणम्। अन्तिमे भवतः छात्राणां कृते कश्चित् सन्देशः? आजीवनम् अध्येतव्यम्, अध्यापनीयम्, स्वकर्तव्यम् यथा समयम् विधेयम्, मास्तु दीर्घसूत्रता, यत् स्वीकरणीयं तत् निर्वहणीयं। तादृक् कर्म नाचरणीयं येन मानवता खिद्येत, आहन्येत। समेषाम् अभीष्टं तत्रापि समुचितम् अभीष्टं सिद्धं भवतु। लौकिकी पारलौकिकी च समुन्नतिः
भवतु निश्चप्रचम इत्येषा मामकीना कामना। धन्यवादाः गुरुजी। भवदीयां शिक्षां वयं सर्वेपि अनुसरिष्यामः इति विश्वासप्रदानेन अत्रैव विरमामि। अस्तु। धन्यवादः।